हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर 5 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे। क्या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, उसमें हम लोग वेरियस स्टेप्स देखे थे। ठीक है, वो स्टेप्स आपको पता होंगे। और लास्ट स्टेप जो है आपका डिसइंफेक्शन होता है। तो इसी को आज खत्म करना है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात डिसइंफेक्शन होता क्या है। फिल्ट्रेशन के बाद आपका सबसे लास्ट प्रोसेस जो होता है वो डिसइंफेक्शन होता है। ठीक है, मतलब लगभग वाटर प्योर हो चुका है, थोड़ी बहुत जो बैक्टीरिया वगैरह बची हैं, ठीक है, उसको हमको किल करना है। डिसइंफेक्शन प्रोसेस में यही लिखा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ बाय किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करेंगे डिसइंफेक्शन प्रोसेस में। अब इसके मेथड्स देखते हैं। दो मेथड होता है डिसइंफेक्शन का, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, फिजिकल मेथड में हम लोग पानी को या तो बॉईल करते हैं या फिर यूवी रे ट्रीटमेंट के हेल्प से हम लोग डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो मेथड हैं फिजिकल में, बॉइलिंग और यूवी रे ट्रीटमेंट, दोनों ही बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़े एरिया में, लार्ज स्केल वर्क में हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली मेथड है। अब सोच के देखो, पानी गर्म करके आप पी सकते हैं, ठीक है ना, अच्छा होता है, मतलब इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, डिसइंफेक्शन का इफेक्टिव मेथड है। लेकिन वहीं पर हमको पब्लिक वाटर सप्लाई में बोलेंगे कि बहुत बड़े अमाउंट में पानी को गर्म करके सप्लाई करना है, तो ये बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए बॉइलिंग पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। यूवी रे ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें अल्ट्रावायलेट रे ट्रीटमेंट होता है, उसको देखेंगे तो ये भी इफेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी खर्चा होगा, तो ये भी यूज नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर देखते हैं सेकंड मेथड, केमिकल मेथड में KMnO4 ट्रीटमेंट, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, O3 मतलब ओजोन, क्लोरीन ट्रीटमेंट, लाइम ट्रीटमेंट, आयोडीन और ब्रोमीन ट्रीटमेंट। और इसके अलावा और वेरियस ट्रीटमेंट होते हैं केमिकल में, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नोट में आपको क्या लिखा है कि आउट ऑफ द वेरियस मेथड क्लोरीनेशन इज द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड। तो यहाँ पर इससे आपको ये समझ में आ गया कि बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे काम का क्या चीज है? क्लोरीनेशन मेथड, मतलब क्लोरीन ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि क्या होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि ये सस्ता होने के साथ साथ बहुत इफेक्टिव मेथड भी होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। ठीक है, रेसिडुअल इफेक्ट भी देता है। ये सब क्या चीज है आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे इसमें मतलब ड्रॉबैक कम है और बेनिफिट ज्यादा है। किसमें? क्लोरीन मेथड में। आगे समझ में। और पब्लिक वाटर सप्लाई में मोस्ट कॉमनली जो मेथड है वो आपका क्लोरीनेशन मेथड होता है, इसी का हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले फिजिकल मेथड पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल मेथड में बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर सबसे पहले हम लोग डाल लिए। उसके बाद इसमें हम लोग बोले क्या थे कि इफेक्टिव मेथड है, तो वही चीज लिखा है कि इफेक्टिव होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में अपने को बॉईल करना पड़ेगा, तो पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में आता है यूवी रे ट्रीटमेंट। यूवी रे ट्रीटमेंट भी बोला था कि इफेक्टिव मेथड होता है, लेकिन ये भी कॉस्टली होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते पब्लिक वाटर सप्लाई में। वही सेम चीज है, बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है कैन बी यूज्ड इन प्राइवेट बिल्डिंग। अब चाहे तो आप लोग अपने घर में या फिर प्राइवेट बिल्डिंग में कोई भी यूज कर सकता है। प्राइवेट इंडस्ट्री, खुद का इंडस्ट्री है, वहां यूज कर सकते हो, हॉस्पिटल में यूज कर सकते हो, स्विमिंग पूल में यूज कर सकते हो। ये सब भी स्मॉल स्केल वर्क होगा ना। लेकिन बहुत बड़े क्वांटिटी में जहां पर आपको पानी की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम लोग यूवी रे ट्रीटमेंट का यूज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि वाटर शुड बी कलरलेस एंड टर्बिडिटी शुड नॉट बी मोर देन 15 ppm। मतलब ये है कि यूवी रे ट्रीटमेंट का जब आप लोग यूज कर रहे हो, तो आप लोगों को एंश्योर ये करना चाहिए, मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी कलरलेस हो, मतलब पानी मटमैला, टर्बिड ना हो। और वही चीज लिखा है कि टर्बिड भी नहीं होना चाहिए। अगर टर्बिडिटी उसकी 15 ppm से ज्यादा हो तो हम लोग यूवी रे ट्रीटमेंट नहीं यूज कर सकते या फिर इफेक्टिव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद फिर एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट विद एक्सेस लाइम, ये हम लोग आ गए हैं केमिकल मेथड में। दो मेथड होते थे ना, ऊपर में देखो फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। तो फिजिकल आपका दो मेथड होता था, केमिकल में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पहला मेथड है आपके पास ट्रीटमेंट विद एक्सेस लाइम। नाम से ही क्लियर है, हम लोग लाइम के द्वारा ट्रीटमेंट करेंगे, लाइम को एक्सेस में मिला के। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, उसको देखेंगे। पहला पॉइंट बोल रहा है कि इट इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट फॉर द सॉफ्टनिंग। एकदम
सिंपल सा पॉइंट है, इसमें बोल रहा है कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग प्लांट में इसका यूज करते हैं। सॉफ्टनिंग मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग मतलब मृदु करना पानी को। आगे टॉपिक है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, उसको हम लोग देखेंगे। अभी समझ में आ गया ना? वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए वाटर को हम लोग लाइम का यूज करते हैं। अब लाइम का यूज करने से फायदा क्या होता है? बैक्टीरिया को ये किल कर देता है, और उसके अलावा एक नुकसान ये होता है कि ये फ्यूचर सेफगार्ड नहीं देता। फ्यूचर सेफगार्ड अगेंस्ट पॉल्यूटेंट्स मतलब कहने का ये है कि जब हम लोग वाटर को ट्रीट कर रहे हैं तब तो ट्रीट हो गया, क्लियर हो गया, अब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि साफ हो गया पानी। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आप बोलोगे कि वही लाइम के द्वारा जो ट्रीटेड वाटर है उसको आप लोग यूज कर सकें, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय बाद फिर से कुछ बैक्टीरिया उसमें आने लग जाए, तो फ्यूचर सेफगार्ड नहीं देता। मतलब समझ में आ गया ना? लंबे समय तक पानी सुरक्षित नहीं रहता। एक बार आप ट्रीट कर लिए, उसी का उसी समय आप लोग यूज कर लिए तो सही है। आगे समझ में फ्यूचर सेफगार्ड का मतलब? ठीक है। उसके बाद फिर इनफ लाइम हम लोग इसमें मिलाते हैं, नाम में ही है। मेथड का नाम क्या है? एक्सेस लाइम। तो लाइम जो होता है 14 से लेके 43 ppm तक हम लोग एक्सेस में मिलाते हैं, ठीक है, वाटर में ऐड करते हैं। और ऐड करने से होता क्या है कि पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है। ये पीएच वैल्यू जो है 9.5 या फिर उससे ज्यादा बढ़ जाता है पानी का। और बढ़ने से फायदा क्या होता है कि वो एल्कलाइन हो जाता है और बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूजफुल होता है, ठीक है ना? मतलब किल करता है, एक्सट्रीमली अल्कलाइन बन जाएगा और उसके अलावा क्या करेगा? ये बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है। आगे समझ में? और ये अच्छा मेथड है, इफेक्टिव मेथड है। 99.9 से 100% बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। लेकिन वही कि तुरंत का तुरंत यूज कर लो पानी को लाइम मिलाने के बाद, ठीक है ना? बाद में आप बोलोगे कुछ दिनों बाद यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद फिर एक नुकसान और होता है। कौन सा मेथड का? एक्सेस लाइम मेथड का। क्योंकि एक्सेस लाइम आपका इस मेथड में हम लोग मिला रहे हैं, तो अब उस एक्सेस लाइम को ट्रीटमेंट के बाद रिमूव भी करना पड़ता है। मतलब अवक्षेप बन जाएगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? अवक्षेप मतलब पीपीटी एक हिसाब से। तो उसको एक्सेस लाइम को हमको रिमूव भी करना है यूज से पहले, पानी का यूज से पहले। तो उसके रिमूव के लिए एक एक्स्ट्रा मेथड अपने को परफॉर्म करना पड़ता है, जिसको हम लोग रिकार्बोनेशन मेथड बोलते हैं। तो ऐसा पूछता है एक्सेस लाइम को रिमूव करने का कौन सा मेथड होता है? तो एक्सेस लाइम को रिमूव करने का रिकार्बोनेशन मेथड होता है। तो लाइम ट्रीटमेंट भी करो और उसके बाद पानी साफ हो जाए तो रिकार्बोनेशन भी करो, ठीक है। उसके बाद यूज कर सकते हैं आप पानी को, क्योंकि एक्सेस लाइम को आपको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो लाइम का टेस्ट भी आएगा, ठीक है ना? उसमें स्लज भी रहेगा लाइम का, समझ में आ रहा है? उसको रिमूव करना पड़ेगा ना आपको। तो वही बोल रहा है रिकार्बोनेशन नेसेसरी होता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ एक्सेस लाइम बिफोर इट इज सप्लाई टू द पब्लिक। मतलब पब्लिक वाटर सप्लाई से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिकार्बोनेशन प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों परफॉर्म करेंगे? एक्सेस लाइम को रिमूव करने के लिए। एकदम आसान सा मेथड है। बस इसमें आज का जो जितना भी आपका टॉपिक है उसको समझते हुए, याद करते हुए जाना, यही का यही, ठीक है ना? ताकि आप लोग बाद में जब रिवीजन करें तो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो मेरा जो लेक्चर होता है ना, ये दोनों मतलब एक वो स्टूडेंट हो सकता है जो पहले से पढ़ चुका है, एक वो स्टूडेंट हो सकता है जो फ्रेशर है, वो अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया। तो दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। जो पहले से पढ़ चुका है उसके लिए रिवीजन का काम आएगा ये सब लेक्चर, ठीक है ना? उसके बाद फिर देखते हैं ट्रीटमेंट विद ओजोन। ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू गैस होता है, ये सब तो जान ही रहे होगे। तो ब्लू इन कलर होता है, मोर पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब ये भी पावरफुल होता है। तो इसका भी हम लोग कॉमन पर्पस से यूज क्यों नहीं करते उसको देखेंगे। हम लोग क्या बोले थे नोट में? सबसे पहले मैं लिखाया था कि कॉमनली जो एडॉप्टेड मेथड होता है क्लोरीन मेथड होता है, मतलब क्लोरीनेशन होता है। उसके अलावा जितने भी मेथड पढ़ेंगे वो सब अच्छा मेथड होता है, लेकिन कॉमनली एडॉप्टेड नहीं करते क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ उसमें कमियां होती है। जैसे कि लाइम मेथड में हम लोग देखिए रिकार्बोनेशन की जरूरत पड़ गई तो थोड़ा बहुत अनइकोनॉमिकल हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं ओजोन मेथड, तो इसमें पहला पॉइंट वही बोल रहा है कि ये भी बहुत अच्छा मेथड होता है डिसइंफेक्टेंट को रिमूव करने के लिए, पावरफुल मेथड है, ठीक है। ओजोन लेकिन कॉस्टली होता है, सेकेंड पॉइंट में बोल दिया आपको कि कॉस्टली होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर सॉरी, कॉस्टली मेथड होता है और क्लोरीन से कॉस्टली मेथड होता है और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इसी कारण ये कॉस्टली मेथड होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? डज नॉट प्रोवाइड रेसिडुअल प्रोटेक्शन, ठीक है ना? मतलब वही फ्यूचर सेफगार्ड आपको नहीं देता ये, कि इसका भी वही कमी हो जाएगा कि आप लोग ओजोन ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ओजोन ट्रीटमेंट होने के बाद एक आध दिन के अंदर में आप लोग यूज कर लो। जनरली ये जो ओजोन ट्रीटमेंट होता है वो देखोगे ना, कौन सा मेथड बोलना चाहिए, जो नॉर्मल फिल्टर जो आपके घरों में लगा हुआ रहता है वो जनरली ओजोन ट्रीटमेंट होता है उसमें, ठीक है ना?
ठीक, आगे समझ में, जो जो भी आपका मशीन लगा होगा आपके घरों में, वो नॉर्मली ओजोन के द्वारा ही ट्रीटेड वाटर होता है, तो उसके कारण ओजोन का थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी आता है, देखे होगे। ठीक है, तो आगे पॉइंट समझते हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इट इज नॉट प्रोवाइड फ्यूचर सेफगार्ड। तो उस पानी को आप लोग एक आध दो दिन तक तो ठीक रहता है, ठीक है, लेकिन जनरली वो पानी जो रहता है यूज होते जाता है, ठीक है ना, तो एक आध दो दिन तक स्टोर भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। घरों के फिल्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो वही चीज बोल रहे हैं कि फ्यूचर सेफगार्ड नहीं देता है, उसको हम लोग ज्यादा समय तक स्टोर करने के बाद यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट अनस्टेबल। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है लेकिन अनस्टेबल होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक होती है, ठीक है ना, कि हम लोग जानते हैं कि ना ऑक्सीजन जितना ज्यादा रहेगा पानी में उतना ज्यादा साफ रहेगा, तो वही बोल रहा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लेकिन अनस्टेबल होता है। उसके बाद फिर ये कलर को, टेस्ट को, ओडर को, सबको रिमूव करने के लिए अच्छा होता है, और उसके अलावा टेस्ट भी देता है पानी में थोड़ा सा प्लीजेंट टेस्ट देता है। अब वो टेस्ट कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लीजेंट टेस्ट देता है और कैन नॉट बी स्टोर्ड, वही बोल रहा है कि स्टोर करके नहीं रख सकते। और उसके बाद फिर कैन बी यूज फॉर दी स्मॉल स्केल ट्रीटमेंट। अब ये क्योंकि ये भी कॉस्टली मेथड है, तो ओजोन ट्रीटमेंट बहुत बड़े वर्क में तो नहीं कर सकते। पब्लिक वाटर सप्लाई में ओजोन ट्रीटमेंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपका छोटा सा मशीन ही इतना महंगा आता है, 10,000 से भी ज्यादा, 15-20 हजार तक आता है, ठीक है। अब इतने बड़े वर्क को जब करोगे ओजोन ट्रीटमेंट, तो कितना ज्यादा खर्चा होगा, सोच के देखो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट विद पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अगला मेथड जो आ रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है KMNO4। ठीक है, इसका यूज जनरली विलेज वगैरह में, गांव में करते हैं, ठीक है। और इसका यूज वहां पर ज्यादा इफेक्टिव होता है जहां पर पानी ज्यादा गंदा ना हो, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया हो, ठीक ठाक क्लियर पहले से हो, तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर सकते हैं और नॉर्मली बैक्टीरिया को किल करके यूज कर सकते हैं। तो गांव में इसका जनरली यूज होता है। और कुएं का जो पानी होता है ना, उसको साफ करने के लिए जनरली KMNO4 का यूज होता है, ठीक है, विच आर जनरली कंटामिनेटेड विद लेजर अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। अब कुएं का पानी आज के समय में तो साफ नहीं है, लेकिन पहले के समय में जब गांव के लोग कुएं के पानी पे ही डिपेंडेंट होते थे, आज के समय में तो गांव में भी पंप वगैरह लग गया है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, कुएं का पानी ही मेन सोर्स होता था, ठीक है। तो कुएं का पानी मतलब समझ रहे हो, ग्राउंड वाटर ही है वो एक हिसाब से, तो ग्राउंड वाटर साफ पानी होता है। आज के समय में तो साफ पानी नहीं रहा कुएं का पानी, लेकिन पहले जो है वो कुएं का पानी ही मेन सोर्स होता था। कुछ गाँव में अभी भी कुएं का पानी का यूज किया जाता है, तो वही पोटेशियम परमैंगनेट का डाला जाता है, ठीक है, साफ करने के लिए। इफिशियंसी ऑफ रिमूवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इज लेस। अब पोटेशियम परमैंगनेट की इफिशियंसी थोड़ी कम होती है, ठीक है, ज्यादा बैक्टीरिया हुआ तो उसको रिमूव नहीं कर सकता। 100% रिमूवल इफिशियंसी इसकी नहीं होती है, इसलिए गांव में जनरली जब कुएं का पानी लोग पी के किस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, कलेरा से। नहीं लिखा हूं क्या? लिख लेना भाई, ठीक है ना। अच्छा, लिखा तो हूँ, कॉजिंग कलेरा, ठीक है। 100%, क्योंकि वो बैक्टीरियल इफिशियंसी नहीं होती, 100% रिमूवल नहीं करता है बैक्टीरिया को, इसलिए कलेरा होने का ज्यादा चांसेस होता है गांव में लोगों को, जहां पर कुएं का पानी यूज हो रहा है, ठीक है। डोज कितना होता है पोटेशियम परमैंगनेट का? तो 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट पीरियड जो होता है 4 से 6 घंटे का होता है। कॉन्टेक्ट पीरियड मतलब कम से कम 4 से 6 घंटा पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के साथ रखोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर तुरंत ही यूज नहीं करने लग जाओगे, पानी पीने नहीं लग जाओगे, ठीक है। उसके बाद कम से कम 1-2 दिन तक उस कुएं के पानी को ऐसे ही रहने देना पोटेशियम परमैंगनेट ट्रीट होने के बाद, ठीक है, डालने के बाद, और उसके बाद आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद फिर देखते हैं सिल्वर या फिर इलेक्ट्रो कैटाडाइन प्रोसेस। सिल्वर मतलब एजी, है ना, एजी केमिकल फॉर्मूला सिल्वर ट्रीटमेंट है ये, या फिर इलेक्ट्रोकैटाडाइन प्रोसेस। तो इसमें क्या रिमूव होता है? एल्गी वगैरह रिमूव होता है, और फ्यूचर सेफगार्ड भी देता है, मतलब केयर फॉर द फ्यूचर पॉल्यूशन। तो इस तरह का ट्रीटेड वाटर को हम लोग लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। वही चीज बोल रहा है, केयर ऑफ द फ्यूचर पॉल्यूशन एंड इट इज कॉस्टली, ठीक है। तो फ्यूचर सेफगार्ड देता है, लेकिन ये कॉस्टली मेथड है, तो इसको काहे यूज करेंगे, है ना। आगे समझ में वही है, छोटा छोटा चीज अच्छा रहेगा और कुछ ना कुछ कम ही रहेगा। जैसे कि ये महंगा है, फ्यूचर सेफगार्ड भी दे रहा है, अच्छा भी है, लेकिन क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि ये कॉस्टली है।
उसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। ये और बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है ना। कंपेयर्ड विद क्लोरीन, आयोडीन प्रोवाइड द लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। मतलब कि ये क्लोरीन के कंपेयर में और ज्यादा अच्छा होता है, और ज्यादा फ्यूचर सेफगार्ड देता है, और ज्यादा लंबे समय तक पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं। किसके कंपेयर में? क्लोरीन के कंपेयर में। ये तो अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि टेस्ट एंड ओडर को ये रिमूव कर देता है, ये भी बहुत सही है। उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा है कि डोज जो होता है वो 8 ppm का होता है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसका कितना होता है? 5 मिनट। कम से कम 5 मिनट तक आयोडीन ब्रोमीन को आप लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए रखोगे। उसके बाद फिर डोज आपको पता चल गया, 8 ppm का डोज होता है। कैन नॉट बी यूज फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई एज इट इज कॉस्टली। तो ये महंगा होता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। यूज फॉर द वाटर सप्लाई फॉर द आर्मी ट्रूप्स, मतलब जहां पर तुरंत देखो, अब कॉन्टेक्ट पीरियड सिर्फ कितना है? 5 मिनट का है, मतलब 5 मिनट बाद आप लोग यूज कर सकते हैं। तो जहां पर आपका इमरजेंसी में पानी पीने का जरूरत पड़ रहा है, साफ करने का जरूरत पड़ रहा है, जैसे कि आर्मी ट्रूप्स हो गया, और उसके अलावा प्राइवेट प्लांट्स वगैरह, स्विमिंग पूल में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, मतलब छोटे प्लेसेस में, और जहां पर जल्दी साफ करने का जरूरत पड़ रहा है पानी को, वहां पर यूज कर सकते हैं। अब आता है फाइनली क्लोरीनेशन मेथड। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन आसान टॉपिक है, तो इसको समझते चलना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही बोल दिया, यूनिवर्सली अडॉप्टेड मेथड, ठीक है ना। पब्लिक वाटर सप्लाई में इसी का यूज करते हैं। यूनिवर्सली अडॉप्टेड मतलब जितनी क्वालिटी होना चाहिए एक डिसइंफेक्टेंट के लिए, वो सभी क्वालिटी इसमें होती है, थोड़ी बहुत कमियों के साथ साथ, ठीक है। तो देखते हैं, ये हाई सॉल्युबल होता है, ठीक है। गैस, लिक्विड, पाउडर, हर फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। क्लोरीन को गैस, लिक्विड, पाउडर तीनों फॉर्म में आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब बढ़िया से घुल जाता है। चीप होता है, रिलायबल होता है, मतलब सस्ता होने के साथ साथ अच्छा रिजल्ट भी देता है। उसके बाद फिर लीव्स हार्मलेस रेसिड्यू, मतलब हार्मलेस रेसिड्यू मतलब क्लोरीन को मिलाने के बाद आप पी सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा, ठीक है ना, आपके शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं है। तो वही बोल रहा है कि रेसिड्यू, हम लोग कुछ रेसिडुअल देखेंगे। रेसिड्यू 0.2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से हम लोग रेसिड्यू मिलाते हैं क्लोरीन का, ताकि वो फ्यूचर में भी पानी साफ बना रहे। तो वही बोल रहा है कि लीव द हार्म लेस रेसिड्यू इन सॉल्यूशन विच प्रोड्यूसेस द फ्यूचर सेफगार्ड। फ्यूचर सेफगार्ड मतलब 10 बार बता चुका हूं ना, वही मतलब है लंबे समय तक पानी आपका सुरक्षित रहेगा। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अगेंस्ट वाटरबोर्न डिजीज, तो वाटर के कारण जो डिजीज होते हैं उससे भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिमूव करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है, एल्गी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और आयरन मैग्नीज को रिमूव करता है। और क्या चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि ओनली डिसएडवांटेज इज दैट, कि थोड़ा सा बेड टेस्ट देता है। आप क्लोरीन मिला हुआ पानी पी के देखना, ठीक है ना। नगर निगम का अगर पानी आता होगा, कभी कभार बरसात के समय में जनरली देखना क्लोरीन मिलाते हैं, तो क्लोरीन मिला हुआ पानी थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा नहीं दिखता, मतलब नहीं लगता, ठीक है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि अबाउट बेड टेस्ट। उसके बाद फिर द एडिशन ऑफ द क्लोरीन डज नॉट प्रोड्यूस द एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द पीएच वैल्यू, ठीक है ना। तो पीएच वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता क्लोरीन मिलाने के कारण, ठीक है। लाइम में हम लोग देखे थे, लाइम मिला रहे थे तो पीएच वैल्यू को बढ़ा देता था, ठीक है। क्लोरीन जो है पीएच वैल्यू को बनाए रखता है, जैसा है वैसा, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोरीनेशन इज नॉट इफेक्टिव इफ वाटर इज अल्कलाइन। अब ये एक और इसका डिसएडवांटेज है कि अल्कलाइन वाटर अगर है तो उसको आप लोग डिसइंफेक्टेंट नहीं कर सकते क्लोरीन ट्रीटमेंट से, ठीक है। उसका डोज जो होता है क्लोरीन का 0.3 से लेके 1.1 मिलीग्राम पर लीटर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। 0.3 से लेके 1.1 मिलीग्राम पर लीटर तक हम लोग नॉर्मल डोज मिलाते हैं। बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि अलग अलग पर्पज से कितना कितना डोज होता है। क्लोरीनेशन कई प्रकार का होता है, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, ये सब आगे में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग नॉर्मली याद रख लो कि नॉर्मल डोज क्लोरीन के लिए होता है 0.3 से लेके 1.1 मिलीग्राम पर लीटर तक वेरी करता है। क्लोरीन प्रेजेंट इन वाटर इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स में आप क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं पानी में। पानी में क्लोरीन मिला दिए तो पीएच वैल्यू अगर 5.5 यानी 5.5 से कम है तो आपका वो HOCl में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है ना। HOCl में क्यों कन्वर्ट होगा वो आगे देखेंगे। HOCl मतलब क्या होता है, मतलब होता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड होता है और OCl मतलब होता है हाइपोक्लोराइड आयन। तो हाइपोक्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं होता 5.5 pH से कम में, लेकिन HOCl प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा HOCl ही प्रेजेंट होता है। जबकि 9.5 pH से अगर ज्यादा पानी रहेगा उस केस में क्लोरीन प्रेजेंट है, तो वो किस फॉर्म में क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा, OCl के फॉर्म में रहेगा, मतलब कि हाइपोक्लोराइड आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, हाइपोक्लोराइड आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, जबकि हाइपोक्लोरायस एसिड जो रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। और पीएच वैल्यू जब 7.5 रहेगा तो दोनों की समान मात्रा रहेगी, दोनों 50-50% रहेगा। HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइड आयन मतलब OCl, दोनों समान मात्रा में रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट में बोल रहा है कि क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, मतलब क्लोरीन जैसे ही पानी में मिलाते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा हाइपोक्लोराइड आयन मतलब OCl प्रोड्यूस करता है। विच आर टुगेदर नोन एज, दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग फ्री अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, फ्री अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रहा है कि HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड जो रहता है वो 80 से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है सॉरी OCl के कंपैरिजन में। OCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड के, हाइपोक्लोराइड आयन मतलब OCl के कंपैरिजन में HOCl 80 से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि फ्री क्लोरीन रिएक्ट विथ कंपाउंड सच एज अमोनिया। जो फ्री क्लोरीन होता है वो किसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड क्लोरीन बनाता है फ्री क्लोरीन रिएक्ट विथ कंपाउंड सच एज अमोनिया, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, ये सब के साथ रिएक्ट कर लेता है। क्लोरीन को जैसे ही पानी में मिलाओगे और अमोनिया अगर पहले से प्रेजेंट है तो वो अमोनिया से सबसे ज्यादा क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। बाकी सबसे तो करेगा ही, प्रोटीन से, अमीनो एसिड से, लेकिन मुख्य जो है वो क्या है, प्रीडोमिनेंट कौन है, आपका अमोनिया ही है, जिससे वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। एंड फिनॉल प्रेजेंट इन वाटर, ये सबसे आपका कंबाइंड फॉर्म में एक क्लोरीन बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड क्लोरीन बोलते हैं, या फिर क्लोरामाइंस बोलते हैं। याद रखना क्लोरामाइंस क्या होता है, तो क्लोरामाइंस कंबाइंड क्लोरीन होता है, ठीक है। क्लोरामाइंस में मुख्य रूप से क्या प्रेजेंट होगा, तो अमोनिया मतलब NH3 प्रेजेंट होगा, ठीक, विच इज लेस इफेक्टिव कंपेयर टू द अवेलेबल क्लोरीन। और याद रखना कि क्लोरामाइन जो होता है वो फ्री अवेलेबल क्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इफेक्टिव होता है। फ्री अवेलेबल क्लोरीन जस्ट इसके ऊपर वाले पॉइंट में पढ़े हैं कि फ्री अवेलेबल क्लोरीन किसको बोलते हैं, OCl और HOCl के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग फ्री अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं, और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू कंबाइंड क्लोरीन। इसलिए जब भी आप लोग क्लोरीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं पानी में, तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि अमोनिया अगर पहले से प्रेजेंट है तो उस अमोनिया को हम लोग निकाल लें, ठीक है। ट्रीटमेंट करके अमोनिया को पहले रिमूव कर ले और उसके बाद फिर क्लोरीन ट्रीटमेंट करें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव मेथड होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्री क्लोरीन इज अबाउट 25 टाइम्स मोर पावरफुल देन कंबाइंड क्लोरीन। वही चीज बोल रहा है कि कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो 25 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है कंबाइंड क्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर देखते हैं रेसिडुअल क्लोरीन। रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है, रेसिडुअल क्लोरीन मतलब जितना क्लोरीन डोज आप लोग मिला रहे हैं, ठीक है ना, जितना क्लोरीन डोज आप लोग पानी में मिला रहे हैं उसको हम लोग माइनस करेंगे क्लोरीन डिमांड से। क्लोरीन डिमांड क्या होता है, क्लोरीन डिमांड वो होता है कि जितने क्लोरीन की जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। पानी में जितना भी बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे ही क्लोरीन मिलाएंगे तो बैक्टीरिया रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैक्टीरिया रिमूव होने के लिए क्या करेगा, क्लोरीन को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, मतलब क्लोरीन कम होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज बोल रहे हैं, तो जितना टोटल क्लोरीन डोज मिलाए हो उसमें माइनस कर दो क्लोरीन डिमांड को, मतलब जितना क्लोरीन कंज्यूम हो गया उसको, तो जो बच गया क्लोरीन उसी को रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। और रेसिडुअल क्लोरीन की हमें जरूरत होती है हमारे पानी में कितना, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। और ये क्यों जरूरत होती है, फ्यूचर सेफगार्ड के लिए, मतलब जितना बैक्टीरिया ऑन द स्पॉट, मतलब इंस्टेंट में जितना रिमूव होना था वो तो हो गया, बैक्टीरिया जितना रिमूव होना था क्लोरीन के हेल्प से वो रिमूव हो गया, लेकिन फ्यूचर में अगर फिर बैक्टीरिया अगर आ गया, कुछ हानिकारक बैक्टीरिया, उसको फिर से रिमूव करने के लिए
क्लोरीन हम लोग, रेसिडुअल क्लोरीन हम लोग रखते हैं, एक्स्ट्रा क्लोरीन मतलब, जो कि 0.2 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लोरामाइंस क्या होता है। क्लोरामाइंस हम लोग ऊपर में पढ़े कि कंबाइंड क्लोरीन होता है और वो बनता कैसे, देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्लोरीन मिलाएंगे, अमोनिया अगर पहले से प्रेजेंट है तो HOCl तो फ्री क्लोरीन है, जो कि क्लोरीन मिलाने से आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके बनेगा। तो HOCl अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो H2O प्लस क्या बनेगा, H2Cl। H2O देखो, HO का H और O और NH3 का एक H, आगे समझ में, NH3 का एक H, दोनों मिलके क्या बनेगा, H2O बनेगा, और प्लस क्या बचेगा आपका, NH2Cl बचेगा, क्योंकि NH3 का एक H आपका H2O में चला गया। समझ में आ रहा है ना ये सब। तो NH3 प्लस HOCl अगर एक दूसरे से रिएक्ट किया तो पानी प्लस क्या बनेगा आपका, NH2Cl बनेगा, और इस NH2Cl को ही हम लोग मोनोक्लोरामाइंस बोलते हैं। अब ये मोनोक्लोरामाइंस फर्दर अगर अमोनिया के साथ, सॉरी, HOCl के साथ फिर से रिएक्शन से क्या बनेगा, H2O आपका निकलेगा और उसके अलावा NHCl2 बनेगा, ठीक है ना। H2O को आप लोग माइनस कर दो तो क्या बचेगा, NHCl2 बचेगा, जिसको हम लोग डाइक्लोरामाइंस बोलते हैं। और फिर NHCl2 मतलब कि डाइक्लोरामाइंस फर्दर HOCl के साथ रिएक्ट करके थर्ड स्टेप में H2O प्लस NCl3 बनाएगा, जिसको ट्राइक्लोरामाइंस बोलते हैं। तो क्लोरामाइंस बनने का स्टेप अगर आपको पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले मोनोक्लोरामाइंस बनता है, उसके बाद डाइक्लोरामाइंस बनता है, और फिर ट्राइक्लोरामाइंस बनता है, ठीक है। इसमें डाइक्लोरामाइंस प्रीडोमिनेंस होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो होता है डाइक्लोरामाइंस ही बनता है, ठीक है ना। तो मोनो, फिर डाई, फिर ट्राइक्लोरामाइंस बनेगा, ठीक है। क्लोरामाइंस वीकर डिसइंफेक्टेंट होता है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फ्री क्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरामाइन या फिर कंबाइंड क्लोरीन वीकर डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, इन्फेक्शन को रिमूव करना ही डिसइंफेक्शन कहलाता है। बिफोर एड क्लोरीन वी हैव टू रिमूव द अमोनिया फर्स्ट। पहले जैसे मैं बोल दिया था कि क्लोरीन ट्रीटमेंट कर रहे हो और पहले से अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो सही यही रहेगा कि अमोनिया को पहले रिमूव कर लो, उसके बाद क्लोरीन ट्रीटमेंट करो, अदरवाइज उसका डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी कम हो जाएगा। मोनोक्लोरामाइंस, डाइक्लोरामाइंस हैव गॉट डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब मोनो और डाइक्लोरामाइन जो होता है वो ठीक ठाक डिसइंफेक्टेंट होता है एज कंपेयर टू ट्राइक्लोरामाइंस। मतलब ट्राइक्लोरामाइंस की डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी और ज्यादा कम होती है मोनो और डाई के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ट्राइक्लोरामाइंस हैज निग्लिजिबल डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि कोई काम का नहीं है, ट्राइक्लोरामाइंस में डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ना के बराबर होती है। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं कि पीएच वैल्यू अगर 4.4 से कम है तो ट्राइक्लोरामाइंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 4.4 से 5.5 के बीच में डाइक्लोरामाइंस एग्जिस्ट करेगा, 5.5 से 8.4 के बीच में दोनों मोनो और डाई, दोनों क्लोरामाइंस, मोनो और डाई बोल रहा हूँ ना, और 8.4 से ज्यादा रहेगा तो मोनोक्लोरामाइंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। नीचे से याद करना चाहो तो नीचे से याद कर सकते हो, 8.4 से ज्यादा पीएच रहेगा तो मोनोक्लोरामाइंस एग्जिस्ट करेगा, फिर 5.5 से लेके 8.4 के बीच में मोनो और डाई दोनों क्लोरामाइंस एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद फिर 4.4 से 5.5 के बीच में केवल डाइक्लोरामाइंस एग्जिस्ट करेगा, और 4.4 से भी कम है तो फिर क्या एग्जिस्ट करेगा, ट्राइक्लोरामाइन एग्जिस्ट करेगा, जो कि सबसे कम डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लोरीन की एफिशिएंसी को इफेक्ट करेंगे। तो अगर एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है, पानी की टर्बिडिटी इफेक्ट करेगी, मतलब पानी का टर्बिडिटी ज्यादा है तो क्लोरीन ज्यादा लगेगा, पानी की टर्बिडिटी कम है तो क्लोरीन कम लगेगा, ठीक है ना। मतलब एक हिसाब से क्लोरीन डोज को कौन कौन इफेक्ट कर रहा है, तो टर्बिडिटी इफेक्ट करेगा, मेटेलिक कंपाउंड इफेक्ट करेगा, मतलब ये सब चीज को रिमूव करता है क्लोरीन, आयरन मैग्नीज को भी रिमूव करता है, ऊपर हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो ये सब मेटेलिक कंपाउंड की मात्रा ज्यादा रहेगी तो क्लोरीन ज्यादा लगेगा, और कम रहेगी तो कम लगेगा, तो ये सब इसकी एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर अमोनिया कंपाउंड, ये तो पढ़ ही चुके ऊपर, ठीक है ना। अमोनिया कंपाउंड भी इफेक्ट करेगा क्लोरीन की, मतलब कि क्लोरीन के द्वारा रिमूवल एफिशिएंसी को। उसके बाद फिर टेम्परेचर ऑफ वाटर भी इफेक्ट करेगा, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्लोरीन कम मिलाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो फिर रिमूवल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा ना, इसलिए टेम्परेचर कम रहेगा तो क्लोरीन को ज्यादा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर कम होने का रिमूवल एफिशिएंसी घट जाएगा, तो क्लोरीन ज्यादा मिलाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। कांटेक्ट टाइम, मतलब कि कांटेक्ट टाइम ज्यादा रहेगा तो क्लोरीन कम मिलाना पड़ेगा, और कांटेक्ट टाइम कम रखना चाहते हो, कांटेक्ट टाइम मतलब आप पानी को कितने समय बाद यूज करना चाहते हो। पानी को अगर एक दिन बाद यूज करना चाहते हो ट्रीटमेंट को, तो वो कांटेक्ट पीरियड उस समय बहुत ज्यादा रहेगा तो बैक्टीरिया ज्यादा रिमूव होगा। लेकिन आप बोल रहे हो 2 घंटे बाद ही आपको पानी को यूज करना है तो क्लोरीन को ज्यादा मिलाना पड़ेगा ताकि
कम समय में ज्यादा बैक्टीरिया रिमूव हो, ये सब एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। पीएच वैल्यू पानी का ज्यादा है कि कम है उस हिसाब से इफेक्ट करेगा। जनरली हम लोग देखते हैं कि पीएच वैल्यू अब जब ज्यादा रहता है तो क्लोरीन को हमको ज्यादा मिलाना पड़ता है क्योंकि इफिशियंसी कम हो जाती है। तो पीएच वैल्यू ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा, पीएच वैल्यू कम, क्लोरीन कम, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं, इंक्रीजेस पीएच वैल्यू रिड्यूसेस द इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन एज बैक्टीरिया बैक्टीरियासाइड। बैक्टीरियासाइड मतलब वही उसकी बैक्टीरिया रिमूव करने की इफिशियंसी, बैक्टीरियासाइड्स, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। और हम लोग इससे ऊपर वाले पॉइंट में क्या पढ़े थे, क्लोरीन मिलाने से पीएच वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। देखो कंफ्यूज मत होना, क्लोरीन मिलाने से पीएच वैल्यू पानी का इफेक्ट नहीं होता, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पीएच वैल्यू पानी का पहले से जो है, ठीक है ना, पीएच वैल्यू ज्यादा है कि कम है, उस हिसाब से क्लोरीन की द्वारा जो रिमूव करने की इफिशियंसी है वो इफेक्टेड होगी, ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद फिर नोट में क्या लिख रहा है कि क्लोरीन डोज मस्ट बी जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कॉमन सेंस वाला चीज है फिर से। रेनी सीजन, बरसात के समय में बैक्टीरिया ज्यादा पनपेंगे, हानिकारक बैक्टीरिया जो है, जिसके कारण क्लोरीन ज्यादा मिलाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जनरली इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये गेट वगैरह में भी पूछ सकता है। इट इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द वाटर टू पॉल्यूशन ऑफ द 2000 नहीं है वो 20,000 एट पर कैपिटा डिमांड ऑफ 150 लीटर पर डे। डिटरमाइन हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर इज रिक्वायर्ड इन द केजी ऑन एन average per day if the chlorine dosage is 0.2 ppm and assume the bleaching powder contain the 30% of available chlorine। कहने का मतलब ये है कि वो बोल दिया है, देखो एक एक करके अब समझते समझते क्वेश्चन भी करते जाएंगे। कुल मिला के इसमें अपने को ब्लीचिंग पाउडर निकालना है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर, एक मिनट, क्या निकालना है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, एज्यूम द ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट 30% ऑफ अवेलेबल, हाँ वही निकालना है कि क्लोरीन में आपका ब्लीचिंग पाउडर अगर 30% है तो कितना क्वांटिटी है ब्लीचिंग पाउडर, क्वांटिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बोल दिया गया है कि जो पॉपुलेशन है, मतलब कितने लोग हैं, 20,000 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, पर कैपिटा डिमांड 150 लीटर पर डे का है। मतलब कि एक दिन में एक जन का डिमांड कितना है, 150 है। तो एक दिन में 20,000 लोगों का डिमांड कितना हो जाएगा, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना टोटल डिमांड नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर सप्लाई मतलब वाटर का डिमांड, टोटल वाटर। आगे समझ में इतना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि डिटरमाइन हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर इज रिक्वायर्ड इन केजी, केजी में निकालना है, इस चीज को ध्यान रखना, केजी में निकालना है ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इफ क्लोरीन डोजेज इज 0.2। अब देखो क्लोरीन डोज निकाल लेते हैं, अपने को पता चल गया टोटल पानी इतना है और हम लोग 0.2 ppm मिला रहे हैं। मतलब ppm मतलब क्या होता है, मिलीग्राम पर लीटर होता है ना, मिलीग्राम पर लीटर, इतना मिलीग्राम पर लीटर में मिला रहे हैं। टोटल लीटर पानी कितना आ गया मेरे पास, 20,000 गुणित 150, इतना टोटल लीटर पानी आ गया। तो मैं 0.2 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना टोटल क्या आ जाएगा, मिलीग्राम पानी नहीं आ जाएगा, सॉरी, इतना टोटल क्या हो जाएगा, मिलीग्राम क्लोरीन निकल के आ गया। लेकिन मेरे को केजी में निकालना था तो मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता हूं, 10⁻³ से डिवाइड कर सकता हूं, और एक बार और 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। किस लिए, क्योंकि लीटर में दिया है ना, ठीक है। खैर उसको बाद में देखते हैं। लीटर को मीटर क्यूबिक में चेंज करने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ता है ना। यहां पर आपको क्या दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो 30% है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कितना यूज कर रहे हो आप लोग, 30% यूज कर रहे हो। क्या बोल दिया मैं, कुछ भी बोल दिया। एक्चुअली में इसमें ये दिया है लास्ट पॉइंट में, ब्लीचिंग पाउडर में 30% क्लोरीन है, ये दिया है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है 30 to 35% या फिर 30 से 40% क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ये शायद आपको पहले से पता होगा, ये पॉइंट जो है आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी आपको पहले से पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 30 से लेके 35% या फिर कभी कभार 40% भी हम लोग क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ठीक। तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्या किए, फिर से रिवीजन कर देता हूँ। 20,000 टोटल लोग हैं, ठीक है, 150 पर डे के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है। तो टोटल 20,000 लोग एक दिन में कितना कंज्यूम करेंगे पानी को, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना टोटल लीटर में पानी आ गया। 10⁻³ से डिवाइड करूंगा,
10⁻³ से डिवाइड करूंगा तो वो मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला एक और 10⁻³ क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि 0.2 मिलीग्राम पर लीटर में था, तो मिलीग्राम को मैं किस में चेंज किया हूं, 1 ग्राम बराबर 1000 में, मेरे को केजी में चेंज करना है, तो 1 kg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻6 मिलीग्राम। नहीं पता चला क्या, 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल्स टू मिलीग्राम में चेंज करना है, तो 10⁻6 मिलीग्राम नहीं हो जाएगा, तो 10⁻6 से डिवाइड करोगे। अरे एक मिनट यार, अच्छा मैं यहाँ पर गलती ये कर दिया, 10⁻6 से डिवाइड करो, ठीक है। 10⁻6 किस लिए चेंज डिवाइड किए वो समझ में आ गया ना, 10⁻6 को इसलिए डिवाइड किए कि आपका जो आंसर आ रहा था वो मिलीग्राम में आ रहा था, उसको केजी में चेंज करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड किए, ठीक है। और ये मैं एक और 10⁻3 को मल्टीप्लाई इसलिए कर दे रहा था लीटर को चेंज करने के लिए मीटर क्यूब, लेकिन लीटर को मीटर क्यूब में क्यों चेंज करोगे, आंसर तो केजी में निकालना है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं 10⁻3 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अब इतना तो आ गया आपका, इतना टोटल क्या आ गया ये बताओ मेरे को, एक क्लोरीन आया ना, क्लोरीन आया, मेरे को ब्लीचिंग पाउडर निकालना है। अब देखो थोड़ा सा ना गणित वाला पोर्शन आ गया, इतना तो आपका समझ में आ गया कि क्लोरीन टोटल अपने को निकल के आ गया है इतना, उसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो वो क्लोरीन टोटल डोज निकल के आ जाएगा। लेकिन मेरे को ब्लीचिंग पाउडर का डोज निकालना है। अब ब्लीचिंग पाउडर का डोज निकालने के लिए आखिरी लाइन का यूज होगा। आखिरी लाइन में बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर में, बीपी लिख देता हूं, ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन होता है, 30% क्लोरीन होता है, ठीक है ना, 30% क्लोरीन होता है। तो मतलब ये 30% क्लोरीन अपने को निकल के आ गया है, समझ में आया, आया कि नहीं, ये जो आंसर आया है मेरे को ये 30% क्लोरीन आया है, ठीक है। तो मतलब अब आप ऐसा करो, 30% क्लोरीन बराबर कितना आया, 30% क्लोरीन बराबर, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व मैं नहीं करता, अपने से करना, 20,000 डिवाइडेड बाई, थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो क्या, 4 ठोक जीरो कम से कम मैं कम कर देता हूँ, 4 ठोक जीरो कम कर दो, 5 ठोक कर दो, चलो तो 2 इंटू 15 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 10, यही बचेगा क्या, ठीक है। इतना 30% क्लोरीन बराबर इतना, तो 1% क्लोरीन बराबर कितना हो जाएगा, 1% क्लोरीन बराबर कितना हो जाएगा, बताओ ना यार, 30 से डिवाइड नहीं करोगे, 30 से डिवाइड करोगे ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 30 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो ये 15 दूनी 30, थोड़ा सॉल्व कर देता हूं मैं, 3 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 0.2, मतलब ये कितना निकल के आ जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 0.6, 0.6 को आप डिवाइड करोगे किससे, 30 से, ठीक है। तो 1% बराबर 0.6 डिवाइडेड बाई 30, तो 100% मेरे को निकालना है, ठीक है ना, 100% निकालोगे तभी ना ब्लीचिंग पाउडर निकलेगा। देखो यार 30% मेरे को पता चल गया है कि क्लोरीन 30% है, और जो भी 100% होगा वही तो ब्लीचिंग पाउडर होगा। तो 30% बराबर इतना, अब गणित वाला पोर्शन आ गया, मैं बोल रहा हूँ ना, 30% बराबर इतना, कितना 0.6, ठीक है। 30% बराबर कितना 0.6, इसको सॉल्व करोगे तो 0.6 आ गया ना, 30% बराबर 0.6, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 30, तो 100% बराबर कितना निकल के आएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो। मेरे को लग रहा है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उन लोगों को नहीं आया होगा जिनका बेस क्लियर नहीं है, ठीक है ना, 10th वगैरह में, उन्हीं को। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 6 आंसर आ जाएगा, 6 ppm ही आंसर आएगा, नहीं सॉरी 6 kg आंसर आ जाएगा। तो 6 kg आपका क्या चीज का आंसर आ गया, ब्लीचिंग पाउडर आपका निकल के आ गया। मेरे को लग रहा है एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कर देता हूं उन लोगों के लिए, मेरे को लग रहा है 50% लोगों को समझ में आ गया होगा, 50% लोगों को नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर रहा हूं। इसमें ये बोला था कि 20,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं और पर कैपिटा डिमांड दे दिया गया है कि 150 लीटर पर डे के हिसाब से पानी खर्चा हो रहा है। एक लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, 150 लीटर पानी खर्चा कर रहे हैं, तो 20,000 लोग कितना खर्चा करेंगे, तो 150 को मल्टीप्लाई करोगे उतना 100 मतलब 20,000 लोग पानी खर्चा करेंगे। अब ये तो पानी निकल के आया, अब बोल रहा है कि 1 लीटर पानी में 0.2 मिलीग्राम ppm क्लोरीन खर्चा हो रहा है, एकदम आम भाषा में बोल रहा हूँ, 1 लीटर में कितना मिलीग्राम क्लोरीन खर्चा हो रहा है, 1 लीटर में 0.2 मिलीग्राम, ये देखो 1 लीटर में 0.2 मिलीग्राम क्लोरीन खर्चा हो रहा है, तो कितना मिलीग्राम अपने को आंसर आ गया है, सॉरी कितना लीटर आंसर आ गया है, इतना आंसर आ गया ना, 20,000 इंटू 150, तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.2 का, तो टोटल आंसर आएगा मिलीग्राम में, ठीक है ना, उतना टोटल मिलीग्राम क्लोरीन निकल के आ जाएगा।
अब उसमें 10/6 को डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मेरे को आंसर केजी में निकालना है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब ये जो आया वो क्लोरीन का आ गया। ठीक है ना, क्लोरीन कितना रिक्वायरमेंट है मिलीग्राम में या फिर केजी में, वो आ गया आपका। ठीक है ना, इतना टोटल केजी में, कितना टोटल केजी में आंसर आया आपका 0.6 आंसर है। इस सबको सॉल्व करोगे तो 0.6 आंसर आएगा कुल मिला के। ठीक है ना, इसको एक बार टोटल मिटाल के मैं अच्छे से लिख देता हूं, एकदम सरल भाषा में लिख देता हूं कि आपका इसको सॉल्व करोगे ऊपर वाले को तो 0.6 क्या आएगा आएगा। ठीक है ना, 0.6 किस में आएगा तो 0.6 केजी में आएगा। ये क्या है, क्लोरीन है। इतना 0.6 केजी क्लोरीन यूज हो रहा है। ठीक है ना, ये 0.6 क्लोरीन जो है वो एक्चुअली में 30% है। ठीक है ना, तो 30% बराबर 0.6, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 30। आगे समझ में, 1% बराबर, अब मेरे को क्या निकालना है 100% बराबर। तो 100% किसी भी चीज का 100 निकालना है। ठीक है ना, एक बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आ गया होगा समझ में, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन देखते हैं। ठीक है, क्लोरीन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं और आधे 1 घंटे से एक्सेस हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं 10 मिनट में। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के वेरियस फॉर्म्स होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, जिसको अच्छा ब्लीचिंग पाउडर को ही हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, हाइपोक्लोराइड मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे देखेंगे तो ये हाइपोक्लोराइड होता है, समझ में आ गया। ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। उसके अलावा क्लोरोमाइंस के फॉर्म में होता है, क्लोरामाइंस, क्लोरोमाइंस नहीं, क्लोरामाइंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लोरामाइंस आगे हम लोग मतलब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्लोरामाइंस क्या होता है। उसके बाद फिर क्लोरीन गैस हो गया, लिक्विड क्लोरीन के फॉर्म में होता है, या फिर आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। क्या चीज, क्लोरीन के वेरियस फॉर्म्स देख रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरामाइंस, क्लोरीन गैस को ही हम लोग लिक्विड क्लोरीन भी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्लोरीन गैस या फिर लिक्विड क्लोरीन। और फोर्थ वाला पॉइंट क्या है आपका, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में भी क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और हम लोग ये जान चुके हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम OCl2, मतलब कि CaOCl होल ट्वाइस होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है 30 से 35% क्लोरीन अपने में रखता है। पहले ही देख चुके हैं कि इसमें अवेलेबल इतना क्लोरीन होता है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द लार्ज पब्लिक वाटर सप्लाई। इसका मतलब क्लोरीन का यूज कर सकते हो लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, पब्लिक वाटर सप्लाई में हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की मात्रा सिर्फ उसमें 30 से 35% होती है। उसके बाद फिर दिस क्लोरीनेशन इज नोन एज हाइपोक्लोरीनेशन। इस क्लोरीनेशन को हम लोग हाइपोक्लोरीनेशन बोलते हैं। देखो, ब्लीचिंग पाउडर के हेल्प से अगर क्लोरीनेशन कर रहे हो तो उसको नॉर्मल क्लोरीनेशन ना बोल के हाइपोक्लोरीनेशन बोलेंगे। हाइपोक्लोरीनेशन बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्लोरीनेशन तो है लेकिन ब्लीचिंग पाउडर के हेल्प से क्लोरीनेशन है। ठीक है, तो ये व्हाइट पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट पाउडर होता है, और इसमें फिर से वही चीज लिखा गया 30-35% क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर का डोज कितना होता है, तो 0.5 से लेके 2.5 kg पर मिलियन ऑफ वाटर होता है। मतलब कि 1 मिलियन वाटर में आप लोग 0.5 से लेके 2.5 kg ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। क्लोरामाइंस क्या होता है, क्लोरामाइंस फर्दर डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो इसमें बोल रहा है कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड क्लोरीन। ठीक है ना, तो वही चीज है, अमोनिया और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड क्लोरीन फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्लोरामाइन बोलते हैं। डू नॉट कॉजेज द बैड टेस्ट एंड ओडर। और क्लोरीन के कारण किसी भी प्रकार का बैड टेस्ट एंड ओडर नहीं आता है, ये तो पहले ही है, डिस्कस कर चुके हैं ना। क्लोरीनेशन में हमको बैड टेस्ट एंड ओडर, अच्छा क्लोरीन में आता था, क्लोरामाइंस में नहीं आता है, ऐसा बोल रहा है ये। डू नॉट कॉजेज बैड टेस्ट एंड ओडर। ठीक है, उसके बाद फिर क्लोरीन गैस और लिक्विड क्लोरीन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोरीन इन गैसियस और द लिक्विड फॉर्म इज नाउ अडेज यूजेस। मतलब जनरली आज के दिनों में कैसे क्लोरीन का यूज हो रहा है, तो क्लोरीन का जो पाउडर फॉर्म है उसका यूज नहीं हो रहा है, क्लोरीन के लिक्विड फॉर्म का या फिर गैसियस फॉर्म का ही जनरली यूज हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए। इट इज पावरफुल डिसइंफेक्टेंट एंड मे रिमेन्स इन द वाटर। अब ये क्लोरीन ही है, बस उसका फॉर्म बदल गया है, ये गैस या फिर लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इट इज पावरफुल डिसइंफेक्टेंट एंड मे रिमेन्स इन द वाटर एज अ रेसिडुअल फॉर्म।
मतलब कि वही फ्यूचर सेफगार्ड देता है, क्लोरीन ही है, मैं बोला ना, बस उसका फॉर्म बदल गया है। सफिशिएंट टाइम एंड नो स्लज इज फॉर्म, स्लज नहीं फॉर्म होता है, ठीक है ना। मैं बोला था ना कि क्लोरीन आप यूज कर सकते हो, हार्मफुल वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट क्लोरीन मिला के ट्रीटमेंट के बाद यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस इट हैज अ ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द 2.5 टाइम्स ज्यादा ऑफ द क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो 2.5 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, ये बोल सकते हैं अपन। उसके बाद फिर इट इज इफेक्टिव इन रिमूवल ऑफ द टेस्ट इन ओडर को रिमूव करता है, और अनइकोनॉमिकल ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, ये ज्यादा महंगा होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। देखो नॉर्मल क्लोरीन होता है वो अनइकोनॉमिकल नहीं होता था, मतलब इकोनॉमिकल होता था, सस्ता होता था और अच्छा भी होता था, तो उसी को यूज करेंगे। काहे के लिए हम लोग क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस का यूज करेंगे, है ना, जब उसी से काम चल जा रहा है तो हम लोग नॉर्मल क्लोरीन का ही यूज करेंगे, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस का नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉस्टली होता है। टाइप्स ऑफ क्लोरीन, ये सब क्लोरीन का फॉर्म था, समझ में आया ना, क्लोरीन इस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन देखते हैं। बोला था मैं क्लोरीनेशन कई फॉर्म में हो सकते हैं, प्लेन क्लोरीनेशन होता है, प्री क्लोरीनेशन होता है, पोस्ट क्लोरीनेशन होता है, ठीक है, और आगे देखेंगे क्या क्या क्लोरीनेशन होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं प्लेन क्लोरीनेशन, अब नाम से ही क्लियर है, मतलब सिर्फ क्लोरीनेशन का ही यूज होना है, मतलब ऐसा पानी जिसको ट्रीटमेंट करना है सिर्फ क्लोरीन की हेल्प से, और कोई से भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। क्लोरीनेशन मतलब एक हिसाब से डिसइंफेक्शन प्रोसेस, डिसइंफेक्शन से पहले कितना सारा प्रोसेस होता था, स्क्रीनिंग होता था, उसके बाद फिर आपका प्लेन सेडिमेंटेशन होता था, एरेशन, कोगुलेशन, फोकुलेशन, उसके बाद फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, और फिर लास्ट में आता है डिसइंफेक्शन। अब ये ऐसा मेथड है प्लेन क्लोरीनेशन, मतलब सिर्फ डिसइंफेक्शन करना है, और डिसइंफेक्शन किसके हेल्प से, क्लोरीन के हेल्प से, और उसके बाद पानी को यूज कर लेना है, उसी को बोलते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। अब जाहिर से बात है ऐसा पानी क्या होगा, पहले से ही क्लियर होगा, ठीक है ना, पहले से ही क्लियर होगा, ठीक है। जैसे आपका ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे में जो पानी प्रेजेंस है, ठीक है, उसमें कुछ डिसइंफेक्टेंट करने की जरूरत पड़ती है, क्लोरीन के हेल्प से कर सकते हो, जनरली नगर निगम का पानी जैसा पानी होता है, ठीक है, और उसके बाद यूज कर सकते हो। तो वही बोल रहा है कि ओनली क्लोरीन ट्रीटमेंट, नो अदर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, हेल्प्स टू रिमूव बैक्टीरिया कलर इन वाटर, मतलब थोड़ा बहुत जो कलर होगा और उसके अलावा जो बैक्टीरिया होगा उसको रिमूव कर देता है। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, और प्लेन क्लोरीनेशन का डोज होता है 0.5 ppm होता है, इस चीज को याद रखना। हम लोग जनरली क्या पढ़े थे कि 0.3 से लेके 1.1 ppm तक क्लोरीन का डोज होता है, अब उसमें प्लेन क्लोरीनेशन का डोज 0.5 ppm होता है। इट इज यूजफुल व्हेन रॉ वाटर इज सफिशिएंटली क्लियर, ठीक है ना, पहले से ही क्लियर हो, एंड इट इज यूजफुल इन केस ऑफ द इमरजेंसीज, ठीक है। इमरजेंसीज में और कोई ट्रीटमेंट कर नहीं सकते हम लोग, सिर्फ क्लोरीन ट्रीटमेंट करेंगे और यूज कर सकते हैं, जैसे आर्मी वगैरह में यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं प्री क्लोरीनेशन। प्री क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीनेशन से पहले भी क्लोरीनेशन, यही समझ में आ रहा है आम भाषा में। तो क्या बोल रहा है कि क्लोरीनेशन इज डन बिफोर द एंटरिंग द सेडिमेंटेशन टैंक, मतलब कि जैसे हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन से पहले या फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस से पहले क्लोरीनेशन कर लिए, ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन हुआ, और उसके बाद फिर लास्ट स्टेप जो डिसइंफेक्शन हो उसमें फिर से क्लोरीनेशन कर रहे हैं। आ रहा है समझ में, मतलब ये प्री क्लोरीनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब बैक्टीरियल जो क्या बोला चाहिए कंसंट्रेशन वो हाई होता है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा इंप्योरिटी होती है, तो हम लोग प्री क्लोरीनेशन भी करते हैं, और ये जनरली कोगुलेशन स्टेप में करते हैं, ठीक है ना, कोगुलेशन में भी इसमें आसानी होता है। तो वही बोल रहे हैं कि क्लोरीनेशन इज डन बिफोर द एंटरिंग द सेडिमेंटेशन टैंक टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड ऑन द फिल्टर, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल लोड को कम करने के लिए एंड प्रिवेंट, क्या चीज को प्रिवेंट करने के लिए, प्यूट्रिफिकेशन ऑफ दी स्लज इन सेल्टिंग है। पुट्रिफिकेशन मतलब जो सड़न है, जो सड़ने लग जाता है स्लज, तो उस सड़न को रोकने के लिए भी, मतलब प्रिवेंट द पुट्रिफिकेशन ऑफ द स्लज इन सेटलिंग टैंक, एंड इट इज डन व्हेन ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसंट्रेशन इज हाई। जैसे मैं बोला कि जब ज्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसंट्रेशन, तब हम लोग प्री क्लोरीनेशन कर देते हैं, और इसका डोज होता है 0.1 से लेके 0.5 ppm होता है। 0.1 से लेके 0.5 ppm होता है। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पोस्ट क्लोरीनेशन, और जाहिर सी बात है प्री क्लोरीनेशन के बाद पोस्ट क्लोरीनेशन होगा। पोस्ट क्लोरीनेशन जो बाद में क्लोरीनेशन होगा उसको पोस्ट क्लोरीनेशन बोलेंगे। अब पोस्ट क्लोरीनेशन के बारे में देखते हैं। रेड टू वाटर एट इज टाइम टू लीव द फिल्टर, मतलब हम लोग जब वाटर सप्लाई
पब्लिक वाटर सप्लाई से पहले, जस्ट पहले हम लोग जो क्लोरिनेशन करेंगे उसको पोस्ट क्लोरिनेशन बोलेंगे। पोस्ट क्लोरिनेशन की जरूरत कब पड़ेगी? कब पड़ेगी? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पहले। ठीक है, वही बोल रहा है कि एडेड टू वाटर एज इट लीव्स द फिल्टर, फिल्टर होने के बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन, उसमें हम लोग पोस्ट क्लोरिनेशन करते हैं बिफोर इट एंटर टू द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एंटर करने से पहले। उसके बाद फिर रेसिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट इन वाटर इज यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कंटामिनेशन। ठीक है ना, अब हम लोग जान रहे हैं कि रेसिडुअल क्लोरीन हम लोग रखते हैं। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि पोस्ट क्लोरिनेशन मतलब जो लास्ट स्टेप ऑफ क्लोरिनेशन होता है, अगर प्री और पोस्ट दोनों हो रहा है तो पोस्ट में या फिर डिसइंफेक्शन प्रोसेस में हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन एंश्योर करते हैं। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि क्लोरीन प्रेजेंट इन वाटर एज फॉर्म ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, जो कि यूजफुल होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटामिनेशन। ठीक है ना, जो फ्यूचर कंटामिनेशन आ सकते हैं उसको लिए ये प्रोटेक्शन का काम करता है। डोज जो होता है 0.1 से लेके 0.2 ppm होता है। पढ़ चुके हैं ना रेसिडुअल क्लोरीन का जो 0.2 ppm होता है करके, ppm मतलब मिलीग्राम पर लीटर। डबल और मल्टीपल क्लोरिनेशन, अब इसमें नाम से फिर से क्लियर हो गया, डबल क्लोरिनेशन होगा या फिर मल्टीपल क्लोरिनेशन, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। इट कंसिस्ट ऑफ प्री क्लोरिनेशन एंड पोस्ट क्लोरिनेशन बोथ। ठीक है ना, जब प्री और पोस्ट दोनों हो रहा हो या फिर उससे ज्यादा भी हो रहा हो। एडॉप्टेड व्हेन रॉ वाटर इज हाईली कंटामिनेटेड, जब हाईली कंटामिनेटेड होगा वाटर एंड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, एकदम सिंपल है, तब हम लोग डबल क्लोरिनेशन करेंगे या फिर मल्टीपल क्लोरिनेशन करेंगे। डबल क्लोरिनेशन को ही मल्टीपल क्लोरिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा मत समझना कि डबल को ही मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल बोलने से दो से ज्यादा में बोल दिया तो शायद वो गलत है। ठीक है ना, मल्टीपल बोलने से वो डबल क्लोरिनेशन को ही मल्टीपल क्लोरिनेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन या फिर फ्री रेसिडुअल क्लोरिनेशन क्या होता है। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन में सबसे पहले ब्रेक पॉइंट को समझो। ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें बैक्टीरिया के द्वारा पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है क्लोरीन को। नहीं समझ में आया ना? देखो, क्लोरीन हम लोग डाले और उसके बाद फिर बैक्टीरिया रिमूवल स्टार्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया पूरा रिमूव हो गया, उसके बाद जितना टोटल क्लोरीन पूरा कंज्यूम हो गया, उसी को हम लोग उसका ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट से ही हमको पता चलता है कि कितना टोटल कंज्यूम हो गया क्लोरीन। ठीक है, और उसके बाद अगर और बचा हुआ है क्लोरीन, उसी को तो रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। आया समझ में? ब्रेक पॉइंट तक जितना टोटल क्लोरीन कंज्यूम हो गया बैक्टीरिया रिमूवल के लिए, उसके बाद भी जो क्लोरीन बच गया, उसी को तो हम लोग रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। आगे समझ में? ठीक है, तो it gives the idea about the chlorine to be added to the water so that ensure the desired amount of the residual chlorine। आगे ना समझ में? तो ब्रेक पॉइंट अगर आपको पता चल गया है कि इतना कंज्यूम करने वाला है, तो आप लोग एकदम आसानी से पता नहीं कर सकते कि कितना रेसिडुअल क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। वही चीज बोल रहा है। तो ये आइडिया देता है ब्रेक पॉइंट किसके बारे में, कितना अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन अपने को ऐड करना चाहिए हमारे पानी में। अब ये सुपर क्लोरिनेशन भी वही है। सुपर क्लोरिनेशन मतलब ब्रेक पॉइंट पता चल गया ना आपको, तो ब्रेक पॉइंट के बाद जितना एक्स्ट्रा क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं, क्या बोला मैं? ब्रेक पॉइंट के बाद जितना एक्स्ट्रा क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं, उसी को तो सुपर क्लोरिनेशन बोलते हैं। तो द एप्लीकेशन ऑफ द क्लोरीन टू द वाटर बियॉन्ड द स्टेज ऑफ द ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द एपिडेमिक कंडीशन। एपिडेमिक मतलब फ्लू वगैरह, महामारी वगैरह फैला हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग सुपर क्लोरिनेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक्सेस में क्लोरीन प्रोवाइड करना ही सुपर क्लोरिनेशन प्रोवाइड कर। ये रेसिडुअल क्लोरीन नहीं है, याद रखना है। रेसिडुअल क्लोरीन भी एक्सेस में क्लोरीन होता है, लेकिन वो किस लिए रहता है? फ्यूचर कंटामिनेशन के लिए होता है, फ्यूचर सेफगार्ड के लिए होता है। ठीक है, लेकिन ये जो क्लोरीन है ये भी एक्सेस में है, लेकिन किस लिए एक्सेस में है? जब महामारी वगैरह फैला हुआ हो, जब अपने को एक्स्ट्रा एक्सेस में क्लोरीन प्रोवाइड करना पड़ रहा हो, वही चीज है। ठीक है ना, तो वाटर बोर्न डिजीज वगैरह को भी खत्म करने के लिए हम लोग सुपर क्लोरिनेशन प्रोवाइड करते हैं। इट इज बिकॉज नेसेसरी ऑफ द रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन। अब देखो, लास्ट स्टेप में ये बोल रहा है, ठीक है आप सुपर क्लोरिनेशन प्रोवाइड कर दिए, मतलब एक्सेस में क्लोरीन प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ये जो एक्सेस में क्लोरीन है, मतलब कुछ ज्यादा ही अमाउंट में जो क्लोरीन है, उसको आप लोग सही नहीं बोल सकते। मतलब ये है कि पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए वो जो एक्सेस क्लोरीन है ना, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। रेसिडुअल क्लोरीन अलग चीज है, वो तो जरूरत है, वो नेसेसरी है, नेसेसिटी है। लेकिन ये जो सुपर क्लोरिनेशन है, ठीक है,
वो महामारी वगैरह में यूज कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जब आप लोग पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए यूज करेंगे तो ये एक्सेस क्लोरीन को आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं, बिकम नेसेसरी टू रिमूव द एक्सेस क्लोरीन बाय द सुटेबल मेथड। और ये एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करने के मेथड को ही हम लोग डीक्लोरिनेशन बोलते हैं। क्या मेथड बोलते हैं? डीक्लोरिनेशन इज द मेथड ऑफ द रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन बिफोर द पब्लिक वाटर सप्लाई टू द कंज्यूमर, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखते हैं डीक्लोरिनेशन प्रोसेस के बारे में। तो इट इज टू अवॉइड द क्लोरीन टेस्ट एंड ओडर, मतलब कि क्लोरीन के कारण हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें बैड टेस्ट ओडर आता है, तो कुछ ज्यादा ही क्लोरीन रहेगा तो और ज्यादा खराब लगेगा पानी। तो उसी चीज के लिए हम लोग डीक्लोरिनेशन वगैरह करना पड़ता है। तो इट इज टू अवॉइड द क्लोरीनस टेस्ट टू द वाटर एंड केमिकल यूज्ड फॉर द डीक्लोरिनेशन। तो कौन कौन सा केमिकल का यूज करते हैं डीक्लोरिनेशन के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, सोडियम बायोसल्फेट का यूज करते हैं और एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते हैं। इसमें आपका एक्टिवेटेड कार्बन इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको याद रखना। सोडियम थायोसल्फेट भी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रख लेना। सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम बायोसल्फेट का यूज करते हैं। किसके लिए? डीक्लोरिनेशन प्रोसेस के लिए। अब देखते हैं रेसिडुअल क्लोरीन के क्या क्या टेस्ट होते हैं। रेसिडुअल क्लोरीन मतलब समझ चुके हैं, उसके टेस्ट देख रहे हैं हम लोग। ऑर्थोलोडाइन टेस्ट, ऑर्थोटोलाइडेन टेस्ट, ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट, ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट के बाद डीपीडी टेस्ट होता है, उसके बाद फिर क्लोरोटेक्स टेस्ट होता है, उसका स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है। ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद डीपीडी टेस्ट होता है, क्लोरोटेक्स टेस्ट होता है, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है। डीपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइएथाइल फिनाइलाइन डाइअमाइन, ठीक है ना, डाइएथाइल फिनाइलिन डाइअमाइन डीपीडी का फुल फॉर्म होता है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इन सभी मेथड में सबसे अच्छा जो मेथड होता है या फिर सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड मेथड होता है वो ऑर्थोलोडाइन टेस्ट होता है, ठीक है। जब रेसिडुअल क्लोरीन इज ग्रेटर देन 1 ppm, अब जब रेसिडुअल क्लोरीन 1 ppm से ज्यादा प्रेजेंट है पानी में, तो उस केस में स्टार्च आयोडाइड टेस्ट ज्यादा यूजफुल होता है या फिर ज्यादा प्रिसाइज होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट। ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट, ठीक है ना। तो ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट जो होता है, बोल नहीं पा रहा हूँ, ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर रेसिडुअल क्लोरीन 1 ppm से ज्यादा है तो ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट से ज्यादा यूजफुल या फिर ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट कौन देता है? तो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट देता है। अगला पॉइंट वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स देखेंगे। ये एक्चुअली में वाटर सॉफ्टनिंग जो मेथड है पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, जब हार्डनेस पढ़ रहे थे, आई थिंक सेकंड लेक्चर था, ठीक है। जो सेकंड लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, वो अटेम्प्ट कर लेना, प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ हूँ, ठीक है ना, नीचे। अब देखो वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स तो आपको पता है। वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है पता है कि नहीं? वाटर सॉफ्टनिंग मतलब पानी को मृदु करना या फिर उसमें जो हार्डनेस है उसको रिमूव करना। पानी का जो प्रेजेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करना ही वाटर सॉफ्टनिंग कहलाता है। अब उसके हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके होते हैं। एक्चुअली में हार्डनेस को रिमूव नहीं, हार्डनेस दो तरीके के होते हैं। हार्डनेस जो होता है टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस होता है, ठीक है ना। तो हार्डनेस जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है उसी को हम लोग बोलते थे कार्बोनेट हार्डनेस, जबकि नॉन कार्बोनेट जो हार्डनेस होता था उसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस बोलते थे, अगर याद होगा तो, ठीक है ना। कार्बोनेट हार्डनेस मतलब टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है ना, और परमानेंट हार्डनेस मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस या फिर जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है उसको हम लोग कौन कौन से मेथड से दूर कर सकते हैं। अब देखो टेम्परेरी हार्डनेस को मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। टेम्परेरी हार्डनेस मतलब जो होता था, अच्छा मैं उल्टा बोल दिया शायद, टेम्परेरी हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। और जिसको हम लोग कैसे रिमूव करते थे? नॉर्मल बॉइलिंग करके, लाइम मिला के, फिटकरी मिला के, वो सब मिला के हम लोग दूर कर सकते थे। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको हम लोग कौन कौन से ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जैसे लाइम सोडा प्रोसेस होता है, जियोलाइट प्रोसेस होता है, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है, ईडीटीए मेथड होता है। ये सब मेथड से हम लोग रिमूव करते हैं। और जो ईडीटीए मेथड है उसको भी हम लोग, मैं बता चुका हूँ पहले से पढ़ चुके हैं, तो ईडीटीए मेथड को फिर से यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो ऊपर के तीनों मेथड है ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट मेथड और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जियोलाइट प्रोसेस को ही हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं, सैंड बार्ड मेथड और ग्रीन सैंड मेथड बोलते हैं। ये सब क्यों बोलते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को ही हम लोग डी आयोनाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला और सबसे मेन मेथड है लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस में नाम से क्लियर है, इसमें लाइम और सोडा का यूज होगा। लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। तो ये जो होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड लाइम का यूज हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। और जबकि सोडा जो होता है, सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडा सोडियम कार्बोनेट जिसको सोडा एश भी बोल सकते हैं, इसका यूज हम लोग नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है लाइम सोडा के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप में क्या क्या चीज बोलते हैं उस स्टेप को, तो सबसे पहला स्टेप हो सकता है आपका फीडिंग या फिर मिक्सिंग डिवाइसेस, जिसमें क्लियर है कि आप लाइम और सोडा को पानी में मिलाओगे और मिक्स करोगे। उसके बाद सेटलिंग चेम्बर होता है, मिक्स होने के बाद वो कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है और उसके बाद जो पीपीटी बनता है या फिर कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो पीपीटी बनेगा वो नीचे आता है और पानी से फिर उसको रिमूव करते हैं और इस प्रकार से पानी क्लियर होता है। फिर थर्ड स्टेप आता है रिकार्बोनेशन की। रिकार्बोनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक्सेस लाइम और सोडा को रिमूव करते हैं, और फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपको पानी क्लियर मिल जाता है। रिकार्बोनेशन करने के बाद पानी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी चीज को आपको बताया गया है। पहली बात में तो स्टेप को याद रखना कि सबसे पहला स्टेप फीडिंग एंड मिक्सिंग होता है, उसके बाद सेटलिंग टैंक होगा जिसमें सेटलिंग बेसिंग भी बोल सकते हैं, रिकार्बोनेशन होगा और उसके बाद फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद उसी को आपको ग्राफ में बताया गया है कि सबसे पहले लाइम सोडा मिलाएंगे पानी में, ठीक है, तो एड इन वाटर, और उसके बाद फिर वो रिएक्ट करेगा किससे, कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद फिर वो इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, जिस कारण से वो नीचे बैठने लग जाएगा। और नीचे बैठने के बाद उसको सेडिमेंटेशन टैंक से रिमूव कर दोगे, और रिमूव होने के बाद फिर क्या परफॉर्म होगा, आपका रिकार्बोनेशन प्लांट में आएंगे। और रिकार्बोनेशन प्लांट क्या होता है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी और कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी जो बन रहा था ना आपका यहाँ पर जो बन रहा है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ऑलवेज प्रेजेंट इन द वाटर इट इज एंड इफ इट्स कंसंट्रेशन इज हाई देन कॉजेस इनक्रस्टेशन। इनका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन मैं कई बार बता चुका हूँ क्या होता है, और पाइप में इनक्रस्टेशन होगा, और जिसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, रिकार्बोनेशन प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा। और रिकार्बोनेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं और जो रिएक्शन करता है और उसके बाद फिर वो दोनों पीपीटी को रिमूव करता है। तो इट इज रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना रिकार्बोनेशन प्रोसेस में क्या होता है और क्या करते हैं। क्या होता है तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी को रिमूव करने के लिए होता है, और क्या होता है, क्या करते हैं मतलब, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं। एडवांटेज क्या है लाइम सोडा प्रोसेस का और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज यही है कि ये सस्ता प्रोसेस होता है, इकोनॉमिकल होता है, पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण कोरोजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिक्रीज, जिसके कारण कोरोजन वगैरह नहीं होता है। क्योंकि पता है ना एसिडिक नेचर का जब होता है तो कोरोजन होता है, पढ़ चुके हैं क्या, या फिर नहीं पढ़े होंगे तो वेस्ट वाटर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो पीएच वैल्यू जब आपका ज्यादा रहेगा, ज्यादा कर देगा, तो उससे कोरोजन की संभावना कम हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है टर्बिड और एसिडिक वाटर के लिए सही होता है, मतलब आपका टर्बिड है वाटर, एसिडिक है वाटर, तो उसको रिमूव कर देता है। एंड इट ऑल्सो कैन बी रिमूव द पैथोजेनिक बैक्टीरिया को तो रिमूव करेगा ही, और उसके अलावा जब एक्सेसिव हार्ड वाटर है, मतलब हार्ड वाटर एक्सेस में है, हार्डनेस जब ज्यादा है पानी की एक्सेसिव में है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए सुटेबल मेथड होता है। डिसएडवांटेज यही होता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज फॉर्म होता है। कई बार पूछा है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज फॉर्म होता है लाइम सोडा प्रोसेस में, मतलब कुल मिला के स्लज डिस्पोजल प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, स्लज को डिस्पोजल करने की प्रॉब्लम होती है इसमें। और उसके अलावा रिकार्बोनेशन इसमें नेसेसरी होता है, जैसे पहले बता चुका हूँ, ठीक है, रिकार्बोनेशन नेसेसरी होता है, जरूरत होती है। और जीरो हार्डनेस इसमें अचीव नहीं कर पाते, मतलब 100% हार्डनेस ये को रिमूव करने के लिए मेथड ये सही नहीं होता। और उसके अलावा lime react with carbon dioxide present in water, so to increase the efficiency of the lime, carbon dioxide remove first। ठीक है, आगे समझ में इसमें यही बोल रहा है कि जब हम लोग लाइम को मिलाएंगे पानी में, तो पानी में अगर पहले से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, और इफिशियंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना, रिमूवल इफिशियंसी कम हो जाएगी, जिसके कारण अपने को कार्बन डाइऑक्साइड अगर पहले से प्रेजेंट है तो उसको हमको रिमूव करना पड़ता है। जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है ना, जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, सोडियम जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं,
ठीक है ना। जियोलाइट प्रोसेस को ही हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड, सैंड बाथ मेथड और ग्रीन सैंड मेथड बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नेचुरली अवेलेबल जो जियोलाइट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए हम लोग इसको ग्रीन सैंड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रीन सैंड मेथड भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, नाम मेथड का नाम अलग अलग पहले ही बता चुका हूँ सेकंड लेक्चर में। इसमें बस यही बता रहा हूँ कि ग्रीन सैंड मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है इसलिए। उसके बाद उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है सोडियम जियोलाइट का 2SiO2Al2O3 एंड Na2O होता है। मतलब इसमें ये है कि किसका किसका कंपाउंड होता है, इसमें किसका किसका कंपाउंड होता है, तो ये इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा, केमिकल फॉर्मूला से। जियोलाइट इज अ कंपाउंड ऑफ द एल्यूमिना, सिलिका एंड सोडा। एल्यूमिना, सिलिका एंड सोडा का कंपाउंड होता है, और जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में लगभग 46% सिलिका प्रेजेंट होता है। सिलिका 46% होता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर हार्ड वाटर इज पास थ्रू अ बेड ऑफ दी। तो हार्ड वाटर जो होता है वो, उसको हम लोग कहाँ से पास करते हैं, पास थ्रू द बेड ऑफ द आयन एक्सचेंजर मटेरियल। ठीक है ना, आयन एक्सचेंजर मटेरियल से पास करेंगे, और जो कि फिर आयन को एक्सचेंज करेगा। आयन को एक्सचेंज मतलब केट आयन और एन आयन एक्सचेंज होने का ये मेथड होता है, इसीलिए इसको आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। तो एक फिल्टर मीडियम होता है जहां पर हम लोग अपने पानी को पास करते हैं, और जहां पर क्या होता है, बेसिकली आयन एक्सचेंज होते हैं, केट आयन और एन आयन के बीच में एक्सचेंज होता है, और इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। इट इज द एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ केट आयन एंड एन आयन। ठीक है ना। उसके बाद ये कॉस्टली मेथड होता है, इसलिए इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। और इसका यूज हम लोग तब भी करते हैं जब हार्डनेस अपने को 0 लेवल में चाहिए। मतलब ये पूरी हार्डनेस को रिमूव कर देता है, ऑल हार्डनेस रिमूव एंड इट रिड्यूसेस द हार्डनेस ऑफ द वाटर अप टू 0 लेवल। मतलब ये कॉस्टली होता है, लेकिन ये हार्डनेस को पूरी तरह रिमूव कर देता है। इसलिए इसका यूज आप लोग वहीं करेंगे जहां पर बॉयलर या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहां पर अपने को 0 हार्डनेस की जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज या फिर बॉयलर्स वगैरह में जहां पर 0 हार्डनेस की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम लोग सोडियम जियोलाइट मेथड का या फिर जियोलाइट मेथड का यूज करेंगे। अब ये जियोलाइट मेथड जस्ट वाइस वर्सा होता है लाइम सोडा प्रोसेस का। मतलब ये है कि यहाँ पर स्लज फॉर्म नहीं होता, वहां पर स्लज फॉर्म होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो देखे हैं ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ लाइम एंड सोडा प्रोसेस का जो भी देखे हैं, उसका जस्ट वाइस वर्सा होता है। किसके लिए, इसके लिए, जियोलाइट प्रोसेस के लिए। जैसे कि वहां पर डिसएडवांटेज में देखे थे कि उसमें क्या होता था, स्लज फॉर्म होता था, तो इसमें स्लज फॉर्म नहीं होता। आयरन मैग्नीज प्रेजेंस, देन दिस मेथड इज अनइकोनॉमिकल। देखो, आयरन और मैग्नीज को रिमूव कर लेता था कौन, लाइम सोडा प्रोसेस। लेकिन इस मेथड में ये है कि आयरन और मैग्नीज अगर प्रेजेंस है तो ये मेथड जो होता है इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है, या फिर ज्यादा मात्रा में अपने को क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी जियोलाइट की, जिसके कारण ये अनइकोनॉमिकल प्रोसेस हो जाता है। तो दिस मेथड बिकम्स अनइकोनॉमिकल इफ आयरन एंड मैग्नीज पहले से प्रेजेंट है। तो डज नॉट रिक्वायर द स्किल्ड सुपरविजन। इस प्रोसेस के लिए स्किल सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा मैं बोला अभी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो भी हैं वो वाइस वर्सा है लाइम एंड सोडा प्रोसेस का। एक बार दिखा देता हूँ। लाइम सोडा प्रोसेस का एडवांटेज हम लोग देखे थे कि वो इकोनॉमिकल होता था, तो ये जियोलाइट अनइकोनॉमिकल होता था। पीएच वैल्यू को ये इंक्रीज करता है, तो जियोलाइट प्रोसेस में पीएच वैल्यू इंक्रीज नहीं होता। उसके बाद फिर प्रोसेस सुटेबल फॉर द टर्बिड एंड एसिडिक वाटर। तो ये टर्बिड एसिडिक, हाईली टर्बिड एसिडिक वाटर के लिए, हाईली हार्ड वाटर के लिए ये सही नहीं होता जियोलाइट प्रोसेस। इसमें पढ़े थे ना, हाईली एक्सेसिव हार्ड वाटर के लिए भी सुटेबल होता था लाइम सोडा, लेकिन जियोलाइट नहीं होता सुटेबल। लेकिन 0 हार्डनेस अचीव कर लेते हैं वो अलग चीज है, लेकिन एक्सेसिव हार्ड पहले से है तो अपन जियोलाइट प्रोसेस का यूज नहीं कर पाएंगे। इट ऑल्सो कैन रिमूव द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये लाइम था, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिमूव नहीं कर पाता। अब ये डिसएडवांटेज था किसका, लाइम सोडा प्रोसेस का। लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज फॉर्म होता है, तो जियोलाइट में क्या बोलोगे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज फॉर्म नहीं होता। ये सब आपका होमवर्क है, अपने से खुद से लिखना है ना, लिखना जरूर, ठीक है। उसके बाद फिर कार्बोनेशन जो होता है नेसेसरी होता है, उसमें कार्बोनेशन की जरूरत नहीं पड़ती जियोलाइट प्रोसेस में। 0 हार्डनेस अचीव नहीं कर पाता, तो इसमें बोलोगे 0 हार्डनेस अचीव कर लेता है। लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें नहीं करता। वही सब चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं। आखिरी प्रोसेस आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। डीमिनरलाइजेशन मतलब मिनरल जो भी प्रेजेंस है उसको रिमूव करना, ठीक है। किसका मेथड है, तो हार्डनेस का मेथड है। हार्डनेस में कौन से हार्डनेस का मेथड है, तो परमानेंट हार्डनेस का सॉफ्टनिंग टेक्निक है ना। तो परमानेंट हार्डनेस का जो थर्ड मेथड है वो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है। इसी को हम लोग डी क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। डी आयोनाइजेशन ये भी आयन एक्सचेंज का ही मेथड है,
थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। तो वही बोला है कि इट इज सिमिलर टू जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है, विथ डिफरेंस। मतलब डिफरेंस क्या होता है जियोलाइट मेथड और इसमें? डिफरेंस ये होता है कि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह जो एक्सचेंज होते थे आयन के हेल्प से होते थे, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सचेंज होंगे हाइड्रोजन आयन के एक्सचेंज से। मतलब उसमें केट आयन और एन आयन के थ्रू एक्सचेंज होता था, इसमें हाइड्रोजन आयन के थ्रू एक्सचेंज होगा, बस यही अंतर है। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और ईटीसी जो भी आयंस हैं वो किसके हेल्प से एक्सचेंज होंगे? वो हाइड्रोजन आयंस के द्वारा ही एक्सचेंज होते हैं, जबकि जियोलाइट प्रोसेस में केट आयन और एन आयंस के बीच में एक्सचेंजेस होता था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा है कि जो भी एफ्लुएंट होते हैं, मतलब जो भी रिजल्ट निकल के आता है पानी क्लियर होने के बाद, वो क्या होता है? मिनरल फ्री होता है, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं और इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू डिस्टिल्ड वाटर के समान होती है। मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, उतना हद तक क्लियर होता है इसका पानी, और इसलिए इसका यूज अपन इंडस्ट्रीज वगैरह में कर सकते हैं, और इसमें स्लज वगैरह फॉर्म नहीं होता है। और आयरन मैग्नीज वही है, सेम जियोलाइट प्रोसेस जैसे। आयरन मैग्नीज अगर पहले से प्रेजेंस है तो ये अनइकोनॉमिकल मेथड हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले आयरन मैग्नीज को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और आयरन मैग्नीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो लाइम और क्लोरीन को ऐड करेंगे। लाइम क्लोरीन को ऐड करते थे ना, दोनों मेथड से हम लोग आयरन मैग्नीज को रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव होने के बाद हम लोग डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये भी अनइकोनॉमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। इस प्रकार से आज का क्लास खत्म करते हैं। होप आपको सब चीज समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।